हाय एवरीवन, माय नेम इज स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर, यानी कि मनुष्यों के अलग अलग प्रयासों के बारे में हम जानेंगे जो कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसी को कहते हैं नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर। और ये आप लोगों का बीएड में सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट रहता है करिकुलम एंड नॉलेज, इसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों को देखने की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, एक तो है नॉलेज यानी कि ज्ञान और एक है ह्यूमन एंडेवर। अब ह्यूमन यानी कि मानव या कोई मनुष्य इंसान, और एंडेवर का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है उसके प्रयास, यानी कि मनुष्यों के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रयास या कोशिशें या कार्य किए जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये सब जो प्रयास करते हैं हम, कोशिश करते हैं हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसी को ये टॉपिक में हमको देखना है, नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर। और जो प्रयास हम करते हैं वो जो नॉलेज को गेन करने के लिए या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं वो जो है हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें एक बेहतर भविष्य को हम लीड कर सकें उसके लिए हमें तैयार करता है कि हम एक बेहतर जिंदगी जी सके, अपना भविष्य अच्छे से बना सके, अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके, अपना ग्रोथ अच्छे से कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज हमारे पास होगा या ज्ञान हमारे पास होगा उतने ही बेहतर तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा ग्रहण करने को भी एक जो है ह्यूमन एंडेवर ही कहा गया है, यानी कि मानव के प्रयास ही कहा गया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। एजुकेशन को भी, नॉलेज और एजुकेशन दोनों को कहा गया है, क्योंकि नॉलेज जब हम लेंगे, शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, तभी हमारे पास जो है नॉलेज आएगा। एजुकेशन लेंगे तभी नॉलेज आएगा, यानी कि शिक्षा लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए इन दोनों ही चीज़ों को, यानी कि एजुकेशन एंड नॉलेज, शिक्षा और ज्ञान, दोनों को ही जो है वो ह्यूमन एंडेवर कहा गया है, यानी कि मनुष्यों के प्रयास कहा गया है। इससे क्या होता है, हम आगे की लाइफ के लिए बेहतर बनते हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बताई है कि ये हमारे रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हम ये हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी जो है वो बढ़ाता है या बनाता है, इनकलकेट करता है, जिसके माध्यम से हम दूसरों से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। अपनी चीज़ों को हम उनके सामने रख सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनकी भी भावनाओं को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, उनके जो भी विचार हैं उनको भी हम उनसे जुड़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। और इसका एक मेन उद्देश्य ये भी होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना, जिसके थ्रू जो टीचर है, जो भी अध्यापक है, वो अपने स्टूडेंट्स को बता सके कि आप क्या हो, यानी कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप किस लिए बनाए गए हो, आपका काम क्या है, या आपके जीवन से किस प्रकार के उद्देश्य जो है वो पूर्ण होने चाहिए या पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड पैराग्राफ अगर देखेंगे तो, इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग एजुकेशन डिफरेंटली एंड एंश्योर्स, यानी कि इसका मतलब है कि एजुकेशन को एक डिफरेंट तरीके से देखा गया नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर के तहत। और इसमें एंश्योर किया गया कि दैट एजुकेटर्स डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट्स। जो एजुकेटर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक जो है रिश्ता बना सकें, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकें, एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड हु दे आर, और स्टूडेंट्स की मदद कर सके ये समझने में कि वो कौन है या उनका दायित्व समाज में या सोसाइटी में रहने समय क्या होना चाहिए या क्या होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑन देयर ओन, यानी कि अगर वो इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति है तो उसका रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी में या अपने निजी जीवन में, और या अगर वो किसी समूह के साथ आगे बढ़ रहा है, किसी एक कम्युनिटी में है, किसी एक ग्रुप में है, किसी एक सोसाइटी में है, तो उनके साथ उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे व्यवहार करना है और किस प्रकार से जो है जीवन में आगे बढ़ना है।
तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज देखी गई कि नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर यानी कि मनुष्यों द्वारा किए गए अलग अलग प्रयास जिनके थ्रू वो दूसरों से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, एक गहरा रिश्ता यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपनी चीजों को उनको समझा सकते हैं और उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझ सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। ज्ञान और शिक्षा, नॉलेज और एजुकेशन दोनों को ही ह्यूमन एंडेवर कहा गया है। अब ये तो हमने देख लिया कि मनुष्यों के द्वारा किए गए अलग अलग प्रयास, तो किन प्रकार का या किस प्रकार का प्रयास इंसान करेंगे या मनुष्य करेंगे ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को हिंदी में मैं कहूँ तो इसे कहेंगे जिज्ञासा, यानी कि किसी चीज को खोजबीन करने की या जानने की या किसी विषय के बारे में जानकारी हासिल करने की जो उत्सुकता हमारे अंदर रहती है, जो हम विलिंगनेस जो हमारा रहता है, उसी को ही हम जिज्ञासा कहते हैं या क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी कैन बी सीन एज एन इनेट क्वालिटी ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी जो है वो मनुष्यों के अंदर एक इनेट क्वालिटी है, ये कहा गया है, यानी कि इनबॉर्न क्वालिटी है। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज जो है वो रहती हैं, यानी कि जो जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, वो हमारे अंदर बचपन से ही, हमारे जन्म के साथ ही वो चीज, वो क्वालिटी हमारे साथ होती है। इट इज कॉमन टू ह्यूमन बींग्स एट ऑल एजेस, यानी कि मनुष्य चाहे अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, कितनी भी उम्र का हो, ये चीज जो जिज्ञासा है, ये क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर रहती है। फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू अडल्टहुड, क्यूरियोसिटी इज रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लोर करना, उस पे गहराई से रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेशन यानी कि उस पे किसी विषय पे खोजबीन करना, एंड लर्निंग, कुछ नया सीखने की जो जिज्ञासा होती है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, कुछ इन्वेस्टिगेट करना और कुछ नया चीज सीखना, यही सब चीजों की जो इच्छाएं हमारे अंदर होती है, वही क्यूरियोसिटी या फिर जिज्ञासा कहलाती है। क्यूरियोसिटी ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी ही वो पावर होती है या जिज्ञासा ही वो पावर होती है जिसके माध्यम से हमको कुछ नया चीज सीखने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। एंड डिराइव्स टू अक्वायर नॉलेज एंड स्किल, या किसी भी प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करना चाहें या कोई स्किल लेना चाहें, यानी कि किसी भी प्रकार का कौशल हम सीखना चाहें, तो उसके पीछे जो उद्देश्य या मोटिव हमारा जो रहता है किसी चीज को सीखने का, वो क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा ही होती है। जैसे कि अगर आप कोई छोटा बच्चा है, उसको आप कोई खिलौना देंगे, कोई टॉय देंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको खोल करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, या इसको किस प्रकार से बनाया गया है, तो ये क्या है, वो क्यों उसको खोल के देख रहा है, या उसको जानने की इतनी जो इच्छा है, वही उसकी क्यूरियोसिटी है। और ये हर एज में हमारे साथ रहती है, चाहे हम बड़े भी हो जाते हैं, अगर हम एकेडमिक्स में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, मान लीजिए हमें विज्ञान के विषय में इंटरेस्ट है, तो जो भी विज्ञान के टॉपिक रहेंगे हम उस पर खोजबीन करना शुरू कर देंगे या चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, चाहे एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों को देखे, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विषय में रिसर्च करे, वो सारी वो क्यूरियोसिटी की वजह से ही, यानी कि जिज्ञासा होने की वजह से ही कर पाता है। अब हमको आगे देखना है नेचर ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि क्या विशेषताएं होती है या क्या खास बात हमें क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा के अंदर देखने को मिलती है या किसी जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूरियोसिटी इज अ डिजायर टू नो और लर्न समथिंग न्यू, यानी कि कोई कुछ नया चीज सीखने की या समझने की जो डिजायर यानी कि इच्छा होती है, वही क्यूरियोसिटी कहलाती है। इट इज कंसिडर्ड द की टू नॉलेज एंड इम्प्रूवमेंट, अगर हमको किसी चीज का नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करना है या हमें अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमको हमारे अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द रीजंस टू हैव एडवांसेस इन साइंस, यानी कि जो हम आधुनिकीकरण जो हो रहा है विज्ञान में या किसी भी क्षेत्र में, उसके पीछे का एक क्या कारण जो है वो है, या रीजन जो है वो है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। नेक्स्ट पॉइंट लिखी हुई है, क्यूरियोसिटी ब्रिंग्स इंटरेस्ट, यानी कि क्यूरियोसिटी जो है किसी के भी अंदर इंटरेस्ट जो है वो पैदा करती है। एंथुजियाज्म, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर विलिंगनेस होता है किसी चीज़ को जानने का, वो स्फूर्ति से भरे हुए रहते हैं।
एंड मेक वंस लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, किसी के जीवन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग या रुचिकर बनाने में जो है क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा ही मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्यूरियोसिटी हेल्प्स इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग ऑफ interesting facts that brings creativity। क्यूरियोसिटी हेल्प्स इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, हमको निरंतर आगे बढ़ने में और इम्प्रूव करने में जिज्ञासा या हमारी जो क्यूरियोसिटी है वही मदद करती है। एंड लर्निंग ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ भी नया चीज हमें सीखना है, कुछ नए तथ्यों के बारे में हमको अगर जानकारी चाहिए तो, और हमारे अंदर अगर कुछ क्रिएटिविटी हमको चाहिए या हम अपने क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब हम क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के माध्यम से ही इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूरियस पीपल टेंड टू बी मोर इंक्विसिट एंड वॉन्ट्स टू नो एंड अंडरस्टैंड वॉट अदर पीपल थिंक इन देयर माइंड एंड वाई। क्यूरियस पीपल जो रहते हैं वो दूसरों की राय जानने में भी या दूसरों के साथ जुड़ने में या उनकी बातों को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं या जिज्ञासा दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज द पावर बिहाइंड इन्वेंशंस, आर्ट, एक्सप्लोरेशन एंड नॉलेज। यानी कि क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा को ही जो है इन सब जो इन्वेंशन, आर्ट, एक्सप्लोरेशन एंड नॉलेज के पीछे का जो कारण है वो क्यूरियोसिटी को ही माना गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेंशन क्यूरियोसिटी की वजह से ही होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज का आविष्कार कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, तो हम कब उसका आविष्कार कर पाएंगे? जब हमको उस चीज में इंटरेस्ट हो, हमारा रुचि हो या हमारी क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा होगी अगर हमारे अंदर किसी चीज को जानने या समझने की, तभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे और उसको बना पाएंगे, यानी कि उसका इन्वेंशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आर्ट। कोई आर्ट फॉर्म हमको सीखना है, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे मूर्ति बनाना हो, किसी भी प्रकार का आर्ट फॉर्म होगा, उसको हम तभी सीख पाएंगे जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, यानी कि जिज्ञासा होगी उस चीज को सीखने की। एक्सप्लोरेशंस यानी कि किसी चीज को और गहराई से जानना। गहराई से अगर किसी चीज को मुझे आप जानने के लिए बोलेंगे और मुझे उस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या मैं उत्सुक ही नहीं हूँ, क्यूरियस ही नहीं हूँ, जिज्ञासु ही नहीं हूँ, तो उस चीज को मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊंगी। वो अंदर से मेरी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, तभी मैं किसी चीज को एक्सप्लोर करके देख पाऊंगी। एंड नॉलेज यानी किसी भी चीज का ज्ञान अगर प्राप्त करना है मुझे, किसी भी एक सब्जेक्ट का या किसी भी फील्ड का मुझे ज्ञान चाहिए, तो उस फील्ड के लिए मुझे क्यूरियस होना पड़ेगा, अपने अंदर की जिज्ञासा को जगाना पड़ेगा, तभी जो है मैं कुछ ज्ञान को जो प्राप्त कर पाऊंगी। तो ये सारे हमने देखे कि क्या क्या चीजें होती है, विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा की। आगे हमको देखना है लिमिट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। लिमिट्स ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या लिमिटेशंस क्या है, बाधाएं क्या है, क्यूरियस व्यक्ति की या क्यूरियोसिटी की क्या क्या बाधाएं हो सकती है या लिमिटेशंस हो सकती है। तो पहला यहाँ लिखा हुआ है, बीइंग टू क्यूरियस में कॉज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम प्रेजेंट वर्क दो इट क्रिएट्स अ ग्रेट बैरियर बिटवीन यू एंड सक्सेस। यानी कि हम जितने ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, कई लोग ऐसे रहते हैं कि एक ही बार में हम सारी चीज़ों को जान लें, मतलब ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, वो चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। हम बहुत सारे विषयों पे अपना दिमाग लगाते हैं या हमारी जिज्ञासा बहुत सारी चीज़ों को हम जान लें, इस प्रकार की होती है। तो इस तरीके से अगर हमारा दिमाग काम करेगा तो हम किसी एक पर्टिकुलर विशेष चीज़ पे जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारा ध्यान भटकेगा। कहते हैं ना कि एक से अधिक नाव पे पैर रखोगे तो डूब ही जाओगे। आपको एक टाइम पे एक नाव पे ही सवार होना है, यानी कि एक समय पे एक ही काम पे ध्यान देना है। मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ पे आप हाथ पैर मारेंगे तो ना आप एक चीज़ को पकड़ पाएंगे ना दूसरी चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो ज़्यादा क्यूरियस होना भी हानिकारक हो सकता है। एक टाइम पे एक ही चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, और जो नहीं दे पाते हैं उनका दोनों ही काम नहीं बन पाता। इस प्रकार से इस पॉइंट में जो है कहा गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बीइंग टू क्यूरियस फॉर आस्किंग टू मच कैन लीड टू नोजीनेस विच इन टर्न पीपल विल रेफर टू देम एज अनोइंग। यानी कि अगर हम ज़्यादा जब जिज्ञासु रहते हैं या हमारे अंदर ज़्यादा जिज्ञासा रहती है किसी चीज़ को जानने की, तो उसके लिए हम
काफी सारे क्वेश्चंस या प्रश्न करने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं लोगों से, ताकि हमारी हर चीज क्लियर हो। तो हम तो पूछ रहे हैं क्योंकि हमें जिज्ञासा है, पर सामने वाला व्यक्ति हमको किस प्रकार से देखने लगता है कि ये आदमी बहुत एनोइंग है। एनोइंग यानी कि जब किसी को किसी से चिड़चिड़ाहट होती है या परेशानी होती है, तो अब हम उसके लिए कहते हैं कि ये बहुत एनोइंग है, यानी कि इतना ज़्यादा बोलता है या इतना ज़्यादा प्रश्न करता है, हर चीज़ में इसको घुसना है या हर चीज़ की इसको जानकारी लेनी है, इतना क्यों बोलता है। इस तरीके के विचार जो है दूसरे लोग हमारे लिए बनाने लगते हैं। तो ये भी एक लिमिट या बाधा हो जाती है क्यूरियस लोगों के लिए या क्यूरियोसिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अ क्यूरियस पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ वेवर बिटवीन एक्साइटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन व्हाट दे फाइंड आउट। यानी कि जो भी जिज्ञासु व्यक्ति है, किस कुछ चीज सीखने की जिज्ञासा अगर है, तो जरूरी नहीं है कि उसको हर बार जब भी वो कुछ नया सीखने का प्रयास करे तो सफलता ही हाथ लगे, या जब भी वो कुछ चीज खोजे, कुछ रिसर्च करे, कुछ एक्सप्लोर करे, तो उसको अच्छी ही चीजें मिलें, ऐसी नहीं है। हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती है, और जब हम खोजबीन करते हैं या किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम उसकी अच्छी साइड को भी जान पाते हैं और बुरी साइड को भी जान पाते हैं। तो अगर हमें अच्छी चीज पता चलती है तब तो ठीक है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश होते हैं और हमारा काम जो है सफल हो जाता है। पर वहीं अगर हमें जब कुछ बुरी चीज पता लग जाती तो हमको बहुत मतलब दिल हमारा दुखी होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं हमको। तो ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव चीजें ही मिले, आपको नेगेटिव चीजें भी मिल सकती है और आपके हाथ में डिसअपॉइंटमेंट भी लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है, दिस में ऑल्सो बिकम एडिक्टेड बिहेवियर दैट ऑन द सर्फेस सीम्स टू गिव देम सेटिस्फेक्शन बट ओवर टाइम कॉजेस मोर डैमेज रेदर देन बीइंग हेल्पफुल। क्यूरियस होना अच्छी बात है, क्योंकि इसी के थ्रू हम नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, पर समय के साथ अगर हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं या बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो मेंटल स्थिति है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि हम किसी चीज़ से फिर संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है कि ये चीज़ कैसे हुआ या ये क्यों हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं मिलते, या जो आंसर्स हमें मिल रहे हैं, जो उत्तर हमें मिल रहे हैं, उससे अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो हमको जो है बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है या डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है, या हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी कार्य पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो ये भी जो है एक बाधा है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा की। नेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हेन पीपल लुक फॉर आंसर्स विदाउट क्लियर पर्पस एंड डू इट अगेन एंड अगेन नम्स द माइंड एंड डिप्लीट्स अवर एनर्जी। यानी कि वही चीज यहाँ पर भी कही गई है, अगर हम किसी चीज को बार बार खोजने का प्रयास करते हैं या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी चीज को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए हमें कोई प्रोजेक्ट का टॉपिक मिला, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम किसी चीज पे खोजबीन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो चीज तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, कोई का उद्देश्य नहीं है, बस हमको लगा कि हाँ जान लेना चाहिए, और हम बार बार हर चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, हर चीज़ों के बारे में खोजबीन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो दिमाग है सुन्न होने लगता है या वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। एंड डिप्लीट्स अवर एनर्जी, यानी कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, वो भी वेस्ट होती है, वो किसी अच्छे काम में ना लग के वो जो है एक निगेटिव साइड फिर हमको दिखाने लगता है कि हम इतने ज़्यादा क्यूरियस है या उत्साहित है किसी चीज़ को लेके कि हम बहुत ज़्यादा थकावट हमें आ रही है, या हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी मनी वेस्ट होती है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें नहीं मिल पाता, तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये सारे देखे हमने लिमिट्स ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि क्या क्या बाधाएं या जो बुरे साइड क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं क्यूरियोसिटी के, ये सारे पॉइंट्स थे। अब हमको एक लास्ट चीज इसमें देखनी है कि हम क्या देख रहे हैं, नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर, यानी कि मानव या मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के प्रयास जिनके की थ्रू वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, जिज्ञासा के थ्रू हम नई नई चीजों को सीख सकते हैं। अब सेकेंड चीज यहाँ पे है प्रैक्टिस एंड डायलॉग। अब डायलॉग यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिस यानी कि हम कितना अपने सोशल लाइफ में एक्टिव है एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने सोसाइटी या
कम्युनिटी में। डायलॉग यानी कि क्या होता है, कन्वर्सेशन करना, यानी कि वार्तालाप करना, बातचीत करना। डायलॉग इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन इंटेंडेड टू बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अराउंड हाउ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप थिंक अबाउट गिवन इशू और क्वेश्चन। यानी कि डायलॉग यानी कि वार्तालाप करना। वार्तालाप यहाँ पे कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, इसी का मतलब होता है वार्तालाप, यानी कि बातचीत। दो पक्ष रहते हैं, अपनी अपनी जो विचार है या आइडियाज या थॉट्स, जो भी उनके फीलिंग्स है, बातचीत है, उसको सामने में रखते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी सामंजस्य से किसी एक निष्कर्ष पे आना, एक दूसरे को समझना और अपनी बातों को रखना। और अगर कोई एक गिवन उनके सामने कोई एक क्वेश्चन है या कोई इशू है, उसके बारे में चार लोग मिलके क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में अपने विचार विमर्श या आइडियाज या थॉट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, यही होता है डायलॉग। डायलॉग इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम डिस्कशन और डिबेट। डायलॉग जो है वो डिस्कशन या डिबेट से अलग चीज है, ऐसा कहा गया है। डिस्कशन या डिबेट में क्या होता है, मान लीजिए मेरी और आपकी डिबेट हो रही है, तो मैंने अगर किसी चीज की पॉजिटिव साइड को लिया है और आपने उसी सेम टॉपिक के नेगेटिव साइड को लिया है, तो मैं जो बोलूंगी अच्छा अच्छा ही बोलूंगी और मैं चाहूंगी कि उस अच्छी चीज को आप भी मान लें। आप जो बोलेंगे, अगर आपने नेगेटिव साइड ली है तो आप नेगेटिव नेगेटिव ही बोलेंगे और आप सोचेंगे कि मैं उस नेगेटिव साइड को मान लूं। तो हम दोनों जो है अपने अपने विचार एक दूसरे पे एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं या दबाव पूर्वक एक दूसरे से अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये होता है डिस्कशन या डिबेट, वाद विवाद जिसको कहते हैं वो। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डायलॉग। डायलॉग यानी कि सिंपल बातचीत। मैं अगर कुछ सोचूंगी तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप कुछ सोचेंगे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे पे हम दबाव नहीं बनाएंगे कि आप मेरी बात ही मानिए। डायलॉग इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम each other and clarify what we are trying to accomplish together। डायलॉग का मतलब होता है कि हम आपस में क्या सोच रहे हैं या क्या चीज़ हम सीखना चाहते हैं और किस एक उद्देश्य को हम एक साथ मिलके अचीव करना चाहते हैं। ये होता है प्रैक्टिस एंड डायलॉग। प्रैक्टिस यानी कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोसाइटी में, कितना लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। डायलॉग यानी कि अपना वार्तालाप हम किस प्रकार से रख रहे हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरीके से एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज देखना है, यहाँ लिखा हुआ है द कोर स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डायलॉग। यानी कि जब हम वार्तालाप करते हैं यानी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो किस प्रकार का या किन किन प्रकार के कौशल जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए या किस प्रकार का प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी किस तरीके से एक डायलॉग को जो है वो करना चाहिए या वार्तालाप किस तरीके का होना चाहिए। तो पहला यहाँ लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट का ये मतलब है, सस्पेंशन यानी क्या होता है, निलंबन करना, यानी कि रोक के रखना किसी चीज को थोड़े समय के लिए या टालना। तो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम जो भी सोच विचार कर रहे हैं या जो भी नतीजे हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको हम कैंसिल कर दें, उसको सोचे मत, सिर्फ दूसरे की बात सुने, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप देखेंगे तो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग जजिंग। यानी कि सस्पेंशन ऑफ जजमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम अपने जजमेंट की प्रक्रिया को रोक दें। Rather, it is about noticing whatever judgments are and then holding them rightly so that we can still hear what others are saying। यानी कि जो भी हम जजमेंट किसी के बारे में बना रहे हैं उसको हम तुरंत ना बोल के थोड़ा देर चुप रह के अपने मन में उस बात को रखें, ताकि हम दूसरों की बातों को भी सुन सकें और उसके बाद हम सभी लोगों की बातों को सुन के फाइनल अपना जो जजमेंट है वो दें। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं और अगर हमें किसी की बात समझ नहीं आई या बुरी लगी, हम तुरंत ही उस पर चढ़ाई नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं या इस प्रकार का नहीं होता है, आप हमारी बात सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं। इस तरीके का डायलॉग या वार्तालाप हम करेंगे तो हम कभी भी किसी से कुछ चीज़ सीख नहीं पाएंगे, उनको सुन नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी जजमेंट हम बनाते हैं, जो भी सोच विचार हम अपने दिमाग में लाते हैं, उसको हमें थोड़ा देर कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है, ताकि दूसरों को भी बोलने का मौका मिले। इससे वो भी हमसे कुछ सीखेंगे और हम भी उनसे कुछ सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है लिसनिंग। अब लिसनिंग का ये मतलब होता है कि सुनना। अब सुनने को तो हम हियरिंग भी बोलते हैं,
तो हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर हो गया? हियरिंग वो चीज होती है कि हमने बस सुन लिया कुछ चीज, उस पर ध्यान नहीं दिया या गौर नहीं फरमाया। लिसनिंग का ये मतलब होता है कि किसी की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, उसमें सोच विचार करना, सुन के उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली चीज जो है वो यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है टू लिसन इन डायलॉग इज नॉट ओनली मस्ट वी लिसन फ्रॉम अवर ओन एंड अदर्स वॉइसेस। यानी कि लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आवाज को सुने या दूसरों की आवाज को बस सुने। वी मस्ट ऑल्सो अटेंड टू द लार्जर पिक्चर ऑफ वॉट एवरीवन इज वॉइसिंग टुगेदर। लिसनिंग का मतलब होता है कि हम चार लोग मिलजुल करके किस मुद्दे पे आना चाह रहे हैं, किस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनना और उसको समझना, ये होता है हमारा लिसनिंग। जितना हम सुनेंगे, अगर हम सिर्फ बोलते जाएंगे तो दूसरे लोग तो हमारी बातों को सुन के सीख लेंगे, पर हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम तो दूसरों को सुन ही नहीं रहे हैं, उनकी बातों को समझ ही नहीं रहे। तो अगर हमें दूसरों से सीखना है, कुछ हमें नॉलेज लेनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। और सुनना मतलब हियरिंग नहीं करनी है, सिर्फ आवाज सुन के नहीं छोड़ देना है, लिसन करना है, यानी कि दिमाग लगा के चीजों को सुनना है, समझना है और उस पर वर्क करना है। तभी हम कुछ नया न्यू नॉलेज, कुछ ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि शांति से चुप रह के किसी चीज को समझना। इट इज द कैपेसिटी टू वेट इन साइलेंस, यानी कि वेट करना चुप रह करके, टू मेक नोट्स एंड थिंक अबाउट क्वेश्चंस। इस बीच आप अलग अलग तरीके के नोट्स आप कुछ बना सकते हैं। आपको कुछ नोट करना है तो, या आप अपने मेमोरी में, दिमाग में कुछ चीज रख सकते हैं, या आप अलग अलग प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ बोलते रहना किसी डायलॉग में जरूरी नहीं है, सुनना भी जरूरी है। चुप रह के सुनना, अपने जो भी आपका जजमेंट आ रहा है उसको थोड़ा रोक के रखना, ये सारी चीजें जो है जरूरी होती है एक अच्छे वार्तालाप या एक अच्छे डायलॉग में। नेक्स्ट है एजम्पशन आइडेंटिफिकेशन। एजम्पशन आइडेंटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि एज्यूम करना सिचुएशंस को या इंफॉर्मेशन को या बातों को, कि हाँ सामने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है तो इसकी बात का ये तात्पर्य हो सकता है, ये इसके कहने के पीछे ये कारण हो सकता है, या ये कह रहा है इस कही हुई बात से वो इस चीज को समझाना चाह रहा है। तो इस तरीके से हमको एजम्पशन आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि जो भी चीजें हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं उससे चीजों को रिलेट करके, दूसरी चीजों को जोड़ करके देखें, रिलेट करके देखें और उस पर सोच विचार करें। इंक्वायरी का मतलब होता है कि अनदर कोर कैपेसिटी ऑफ डायलॉग इज इंक्वायरी। डायलॉग में एक महत्वपूर्ण रोल या पार्ट जो निभाता है वो है इंक्वायरी। इंक्वायरिंग यानी कि पूछताछ करना। दैट इज द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछने की कला भी हम में होनी चाहिए। टू क्लैरिफाई थिंकिंग एंड जनरेट न्यू पॉसिबिलिटीज। जो भी हम सोच रहे हैं या सामने वाला जो सोच रहा है उसको क्लियर यानी कि स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता होती है। और प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है, हमको विनम्र होके अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि हम सही तरीके से पूछ पाए, तभी हमको सही तरीके से आंसर मिल पाएगा। और जितना अच्छे तरीके से हम एक दूसरे को समझेंगे और अपनी बातें समझाएंगे, उतना ही नॉलेज हमारा बढ़ेगा और ज्ञान की प्राप्ति हमें होगी, और न्यू जो पॉसिबिलिटीज हैं, न्यू आइडियाज हैं, वो हमारे दिमाग में जनरेट हो सकेंगे या बन सकेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो हमारा था वो कंप्लीट होता है। नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर या फिर एजुकेशन एज ह्यूमन एंडेवर बोले तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मनुष्यों के द्वारा अलग अलग जो प्रयास किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं कि हम कुछ चीज़ों को सीखें या ज्ञान प्राप्त करें, वही जो है हमारा नॉलेज एज ह्यूमन एंडेवर कहलाता है। और क्या अलग अलग प्रयास करता है? अपने जिज्ञासा के थ्रू चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, और वार्तालाप या डायलॉग या प्रैक्टिस करके जो है चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें सब समझ आई होंगी। तो अगर समझ आया होगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर नहीं किए होंगे तो, एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि एक अच्छा नोट्स जो है वो सभी तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।